मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम आज आपके साथ जूनियर असिस्टेंट 2016 में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए साथियों, प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां कितनी है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां कुल मिलाकर 8 हैं। कितनी है? 8 हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। यह प्रामाणिक आप ध्यान से देख लीजिएगा, यह वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। प्रामाणिक कहीं कहीं प्रामाणिक लिख दिया जाता है, लेकिन यह शुद्ध क्या होता है? प्रामाणिक एकदम सही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए है सतसई, ऑप्शन बी है रामलला नहछू, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी है आल्हा उदल। तो सतसई किसकी ये रचना है? ये है बिहारी जी की। किसकी है? बिहारी की है ये। और बिहारी किसके दरबार में रहते थे? ये राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन है मित्रों? ये पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। इनमें से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है संयुक्त काल। तो इनमें से कौन सा साहित्य का विभाजन काल नहीं है? संयुक्त काल कोई काल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। इसमें क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है। ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है वचन, ऑप्शन डी है पक्ष। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोट कौन सा होता है मित्रों? ये कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है। कारक, जब आप कारक को प्रयोग क्रिया में प्रयोग करते हैं तो वही जो है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि होता है। और लिंग का प्रयोग कब करते हैं? लिंग का प्रयोग हम करते हैं वस्तु की लिंग पहचानने के लिए। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा है? ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मित्रों, चूड़ी अच्छी थी। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है योजक क्रिया, ऑप्शन बी है अधिकरण द्योतक क्रिया, ऑप्शन सी है औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष क्रिया। तो चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी मित्रों योजक क्रिया। इसमें जो थी है यही जो है योजक क्रिया का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? योजक क्रिया का काम थी जो है यही कर रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है संयुक्त धातु, ऑप्शन बी है द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी है साधित सकर्मक धातु, और ऑप्शन डी है मित्रों समस्त धातु। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कहते हैं साधित सकर्मक धातु। क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सारंग लय सारंग चल कई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार विद्यमान है? इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार, और ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो सारंग लय सारंग चल गई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कही गई चोट। तो इसमें जो सारंग आ रहा है, बार बार सारंग आ रहा है, तो सारंग जितनी बार आ रहा है उसका जो अर्थ है अलग अलग है। तो जब कोई शब्द या कोई वाक्य बार बार आए और उसका अर्थ अलग निकलता हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है मित्रों? वहां पर अलग यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है।
और श्लेष अलंकार की पहचान क्या है? जब कोई शब्द बार बार आए परंतु जब कोई शब्द एक ही बार बार आए परंतु उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। उससे अलग अलग अर्थ चिपके रहेंगे। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है, तो उससे अलग अलग अर्थ चिपके रहेंगे। जैसे एक मोती मानुष चून वाला है ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये किसका है? ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। और उत्प्रेक्षा में क्या है? उत्प्रेक्षा का क्या पहचान होता है मित्रों? इसमें मनु मानो जनु जानो जब आता है तो ये उत्प्रेक्षा की पहचान होती है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है बीभत्स रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस किसमें होता है? जब आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है? अद्भुत होता है। तो वहां क्या होता है? विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय यहां होता है। और बीभत्स क्या होता है? जुगुप्सा, जब आप कोई छी मतलब जब आप कोई चीज देखकर बहुत छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो वहां पर जुगुप्सा अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। और वो रस कौन सा होता है? बीभत्स रस। आपका हृदय एकदम बेकार सा हो जाता है, मन बेकार सा हो जाता है, तो वो होता है बीभत्स रस। और रौद्र रस जो है ये क्रोध रस का अस्थाई भाव है। किसका है? क्रोध रस का। क्रोध रस का अस्थाई भाव रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है दृष्टांत, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है दोहा, ऑप्शन डी है सोरठा। तो इसमें कौन सा छंद नहीं है? तो इसमें चौपाई भी छंद है, दोहा भी एक छंद है और सोरठा भी छंद है। तो इसमें छंद कौन सा नहीं होगा मित्रों? ये दृष्टांत जो है ये छंद नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दृष्टांत। अगला प्रश्न है मित्रों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं या सन्निहित हैं? तो ये पांचों संधियां जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है उपरिक्त में से कोई नहीं। तो विसर्ग संधि क्या आता है? विसर्ग संधि में जब विसर्ग लग के जुड़ता है कोई चीज तो वो विसर्ग संधि होता है। और ये जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि और ये यण संधि जो है ये किसके अंतर्गत आती है मित्रों? ये स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पथभ्रष्ट में प्रयुक्त समास निम्न में से कौन सा होगा? पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? तो पथभ्रष्ट का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। तो इसमें जो है परसर्ग या कारक चिन्ह आ गया। तो परसर्ग या कारक चिन्ह किस समास में आते हैं साथियों? ये आते हैं तत्पुरुष समास में। किसमें आते हैं? तत्पुरुष समास में कारक या परसर्ग चिन्ह आते हैं। और अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? जब आपको अव्यय मिले पहले, भर हर, किसी शब्द के पहले मिले जब भर हर लगा हो, प्रत्येक लगा, प्रति लगा हो, तो ये जो है अव्ययी भाव समास की पहचान होती है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक, क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। और कर्मधारय की क्या विशेषता होती है? कर्मधारय की विशेषता होती है जैसे पीतांबर। इसका एक उदाहरण है पीतांबर, पीला है जिसका अंबर या पीला अंबर जो ओढ़ते हैं। ठीक, तो मतलब ये तीसरे व्यक्ति को जो प्रदर्शित करता है तो वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, अष्टाध्यायी में प्रयुक्त समास निम्न में से कौन सा है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। तो इसमें कौन सा, जब गिनती जब आ जाती है तो गिनती वाला समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास की क्या पहचान है मित्रों? जब दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, उसमें कोई तीसरा प्रधान होता है, वही होता है बहुब्रीहि समास। ठीक,
अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है स्वर्णधूलि, ऑप्शन बी है लोकायतन, ऑप्शन सी है युगवाणी, ऑप्शन डी है चिदंबरा। तो सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मित्रों? ये चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है सौरसेनी, ऑप्शन बी है पैसाची, ऑप्शन सी है मागधी, ऑप्शन डी है अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है साथियों? ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और ब्रज भाषा किस बोली के अंतर्गत आता है? ये पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है। ब्रज भाषा पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है। पश्चिमी बोली की कितनी बोलियां हैं? इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, ये एक कहावत है। तो इसका सही अर्थ इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है सबल का शोषण नहीं होता, ऑप्शन बी है मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, ऑप्शन सी है दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, और डी है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती है, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जो हठी व्यक्ति होता है उसको कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए वो मानता नहीं है, वो ऐसे एकदम शिला समान, जैसे पत्थर के जड़ के समान वैसे पड़ा रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। अगला प्रश्न है, विहंगम दृष्टि इस कहावत का सही अर्थ निम्न में से क्या है? विहंगम दृष्टि एक कहावत है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है गहरी नजर, ऑप्शन बी है तीखी नजर, ऑप्शन सी है मंद नजर, ऑप्शन डी है सरसरी नजर। तो विहंगम दृष्टि का मतलब तीखी तिरछी नजरिया नहीं है। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होगा मित्रों? सरसरी निगाह। जब आप किसी को एकटक देखते हैं, सरसरी निगाह से देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विहंगम दृष्टि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, इस कहावत का सही अर्थ निम्न में से क्या है? अगर आप काटें तो खून नहीं निकलता, इस कहावत का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है पीड़ा शांत हो जाना, ऑप्शन बी है बिल्कुल निर्जीव हो जाना, ऑप्शन सी है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन डी है गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं का मतलब वो एकदम स्तब्ध हो गया है, एकदम बिल्कुल विचित्र सा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है उसको क्या हो गया है, उसका चेहरा भयानक सा हो गया है। ठीक, इसका मतलब ये होगा। अगला प्रश्न है, एक आंख ना भाना, ये भी एक कहावत है, एक आंख ना भाना, इसका सही अर्थ क्या है साथियों? ऑप्शन ए है उपेक्षा करना, ऑप्शन बी है विरक्त होना, ऑप्शन सी है तटस्थ होना, ऑप्शन डी है बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, या आप मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जाते हैं शोरूम में, कहीं भी जाइए, कपड़े की दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि इसमें कुछ आंख नहीं लग रहा है, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छा ना लगना का मतलब एक आंख ना भाना। अगला प्रश्न है साथियों, उंगली उठाना क्या है? उंगली उठाना ये भी एक कहावत है, इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है साथियों? ऑप्शन ए है क्षमा मांगना, ऑप्शन बी है अपना महत्व व्यक्त करना, ऑप्शन सी है दोष की ओर संकेत करना, ऑप्शन डी है अस्वीकार करना। तो उंगली उठाने का मतलब क्या होता है? उंगली उठाने का मतलब होगा कि आप जो है किसी के दोष की ओर संकेत कर रहे हैं। आप कहते नहीं कि मैं ऐसा काम करूंगा कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, कोई उंगली उठाकर मुझे कुछ कह नहीं सकेगा, मतलब कोई मुझ पे कोई दोषारोपण नहीं कर सकेगा। तो उंगली उठाने का मतलब क्या होगा? दोष की ओर संकेत करना। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी आकृति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से इनमें से किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन ए है प्रश्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन बी है अयोगात्मक, ऑप्शन सी है श्लिष्ट योगात्मक, और डी है अश्लिष्ट योगात्मक। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा होती है? ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। कैसी होती है साथियों? ये होती है श्लिष्ट योगात्मक भाषा। अगला प्रश्न है मित्रों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से
उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ, आप उ बोल के देखिए। अच्छा, हिंदी में जो वर्णमाला या वर्णमाला से जितने भी प्रश्न है उसको आप रटा मत करिए, आप उसको अपने मुखार बिंदु से बोल के देखा करिए। ये एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको आप आसानी से आप सीख सकते हैं, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। आप बोल बोल के ही प्रश्न अपना सही कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है उ किस प्रकार का स्वर है, तो जब आप उ बोलेंगे, आप जब उ बोलेंगे तो इसमें आवाज कहां से आएगी? पश्च समृद्ध का मतलब पीछे से यह आवाज आ रही ना। आप बोलेंगे उ, तो ये यहां से कुछ वाइब्रेशन हो रहा ना, तो ये कैसा हो जाएगा? पश्च समृद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और क्या आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत साथियों 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन आती हैं? मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढाड़ी और मालवाड़ी, ये 4 बोलियां आती हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? ये आती है मागधी, मागधी और कौन सी आती है? और एक आती है बंगला, ठीक, और आती है भोजपुरी, 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 ये आती है मैथिली। ये बंगला नहीं होगा, ये मगही होगा। कौन सा होगा? ये मगही होगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मागधी और मगही व मैथिली, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? मागधी, मैथिली और भोजपुरी, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा प्रत्यय है जो हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है आ। तो इनमें प्रत्यय प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के पीछे लगता है। तो जब आप ओ को किसी शब्द के पीछे लगाएंगे, जैसे आप एक शब्द लिख लीजिए महिला, महिला लिख लीजिए, और इसमें अगर ओ प्रत्यय लगा देंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। और दोनों मिलके क्या बन जाएगा? महिलाओं। क्या बन गया? महिलाओं। तो ये ओ जो है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष कैसा विद्यार्थी है? कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र कैसा विशेषण होगा? ऑप्शन ए है परिमाण बोधक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है संख्यावाची या संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो कुशाग्र, अच्छा, तेज, ये कैसा होता है? ये गुणवाचक होते हैं ना। ये शब्द कैसे होते हैं? गुणवाचक होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण की क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है? इसमें संख्या आती है 2, 3, 4, हाँ ऐसे आती हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो बिहारी जो है मित्रों ये रीतिकाल के कवि हैं। ये कल हमने आपको 2018 का वीडियो का पेपर सॉल्व करवाया था, तो इसमें पूछा गया था बिहारी किस काल के कवि हैं, ठीक। तो ये किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और ये तीनों सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये तीनों जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक। तो मित्रों इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 2016 में कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था। तो ये प्रश्न समाप्त हुए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो साथ बनाए रखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।